औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, मैंने तो आपको इससे पहले टॉपिक में लंग पढ़ाया था, लेकिन एक चीज़ जो रह गई थी वो थी प्ल्यूरा। एक चीज़ रह गई थी इसमें प्ल्यूरा। तो पिछली वीडियो में मैं पढ़ा रही थी तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से पूरी वीडियो नहीं बन पाई थी, लेकिन इसको मैं पढ़ा दे रही हूँ अभी। देखिए प्ल्यूरा क्या होता है। इसको उर्दू ज़बान में गिशाउलिया कहते हैं। गिशा का मतलब होता है पर्दा या मेम्ब्रेन। इसकी असल मीनिंग जो है वो मेम्ब्रेन है। और रिया का मतलब होता है फेफड़ा, यानी फेफड़े के ऊपर कवर करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको गिशाउरिया या प्ल्यूरा कहते हैं। जौफ़े सदर थोरेसिक कैविटी को अंदर से एक झिल्ली अस्तर करती है। जो जौफ़े सदर होता है यानी जो सीना होता है उसके अंदर का जो खोखला स्पेस होता है उसको अंदर से एक झिल्ली अस्तर करती है। इसको कहते हैं गिशाउस सदर। इसको क्या कहते हैं? गिशाउस सदर कहते हैं, यानी चेस्ट मेम्ब्रेन। और इसका जो हिस्सा रिया को अस्तर करता है उसको गिशाउरिया कहते हैं। और इसका जो हिस्सा, तो इसमें से इसी का कुछ हिस्सा होता है ना, जो फेफड़ा होता है, लंग होता है, उसको अस्तर करता है यानी कवर करता है। इसको क्या कहते हैं? गिशाउरिया या प्ल्यूरा कहते हैं। यानी फेफड़े को जो परत कवर करती है उसको प्ल्यूरा कहते हैं। गिशाउरिया एक मसली झिल्ली, जिसको इंग्लिश में सीरस मेम्ब्रेन कहते हैं। गिशाउरिया एक सीरस मेम्ब्रेन होती है और इस सीरस मेम्ब्रेन की दो परतें या इंग्लिश में कहते हैं लेयर, जिसकी दो लेयर होती हैं। इसकी अंदरूनी परत जो कि फेफड़े की अंदरूनी सतह से बिल्कुल चिपकी होती है। जो सीरस मेम्ब्रेन की दो परतें होती हैं और इसकी अंदरूनी परत जो होती है, यानी जो अंदर वाली लेयर होती है, वो फेफड़े के अंदरूनी सतह से बिल्कुल चिपकी हुई होती है और इसके लिए एक चिकनी सतह जो होती है वो मुहैया करा देती है। इसे विसरल प्ल्यूरा कहते हैं, या उर्दू में से हश्वी सतह कहते हैं, लेकिन आप जो है वो विसरल प्ल्यूरा कहते हैं। इस पे मतलब जो इंग्लिश वाला है ना, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करिए। हश्वी सतह जो वो भी सही है, आप उस पर भी ध्यान दें, लेकिन जैसे इंग्लिश वाली चीज़ होती है ना, वो ज़्यादा जल्दी मुँह से निकलती है। तो विसरल प्ल्यूरा आप जल्दी याद कर पाएंगे, इसलिए विसरल प्ल्यूरा भी कहे। लिखने वाले हश्वी सतह भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों सही है। इसे हश्वी सतह या विसरल प्ल्यूरा कहते हैं। जबकि बैरूनी परत सीने की दीवार की अंदरूनी सतह से चिपकी होती है। यानी जो बैरूनी परत होती है वो कहाँ होती है? जो चेस्ट की दीवार होती है उसकी अंदरूनी सतह से चिपकी हुई होती है, जिसे पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? पेराइटल प्ल्यूरा कहते हैं। दोनों परतें असलु रिया, असल का मतलब जड़, यानी जो लंग की जड़ होती है, पीछे मैंने पढ़ाया था आपको कि रूट ऑफ द लंग किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो पिछली वीडियो में जाकर आप देख लीजिए, मैंने रूट बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। तो जो रूट या हाइलम होती है उसके मुकाम पर एक दूसरे से मुत्सिल हो जाते हैं, यानी ये जो दोनों परतें होती हैं प्ल्यूरा की, वो क्या होती है, जो सीरस लेयर, प्ल्यूरा की जो एक सीरस लेयर होती है उसके अंदर जो दो परतें होती हैं वो आपस में जो होती है ना, वो रूट या हाइलम के मुकाम पर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से दोनों परतों के माबैन एक पोटेंशियल स्पेस बन जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों परतों के माबैन यानी बीच में एक खला का मतलब होता है ना स्पेस, तो एक पोटेंशियल स्पेस बन जाती है, जिसे फिजाउस सदर या इंग्लिश में प्ल्यूरल कैविटी कहते हैं, जिसमें बहुत कलील मिकदार में एक चिपचिपी रतूबत पाई जाती है। और इन प्ल्यूरल कैविटी में क्या होता है, यानी जो खाली स्पेस होता है बीच में, दो लेयर के बीच में, उसके अंदर बहुत थोड़ी सी मिकदार, कलील मिकदार मतलब बहुत ही थोड़ी मिकदार में एक चिपचिपी रतूबत पाई जाती है, जो दौरान तनफ्फुस फेफड़े के फैलने और सिकुड़ने पर दोनों परतों को आपस में रगड़ से बचाती है। इसका मकसद क्या होता है कि ये क्यों पाई जाती है दोनों लेयर्स के बीच में ये रतूबत? क्योंकि जब इंसान तनफ्फुस लेता है तो उस तनफ्फुस के दौरान फेफड़े जब फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, ये दोनों परतें जो होती हैं इसी चिपचिपी रतूबत की वजह से आपस में रगड़ से बच जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्ल्यूरा।
अब मैं जो आगे आपको पढ़ाने जा रही हूँ, अब देखिए यहाँ से टॉपिक चेंज हो गया। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे प्लूरा, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट जो लंग था, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो था जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का था, तो उसको जो लंग को कवर करता था वो प्लूरा था, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब देखिए ये बिल्कुल दूसरी चीज़ स्टार्ट हो गई। हमने शुरुआत में क्या पढ़ा कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो उसके बारे में हमने पढ़ लिया, तो वो टॉपिक समझ लीजिए ख़त्म हो गया। अब फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ये बिल्कुल अलग चीज़ है, ठीक है। तो तनफ़ुस का अमल तनफ़ुस की तकमील दो मरहलों में होती है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, तनफ़ुस का अमल किस तरह होता है, तो हमने एनाटॉमी अभी पढ़ी थी, अब हम फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अमल तनफ़ुस की तकमील दो मरहलों में होती है, यानी मरहले का मतलब होता है स्टेज। जो अमल तनफ़ुस होता है यानी जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है, तो वो दो स्टेज में पूरा होता है। पहले स्टेज को शहीक यानी इंस्पायरेशन, और दूसरे मरहला यानी स्टेज को ज़फ़ीर कहते हैं, यानी कि एक्सपायरेशन कहते हैं। अभी जो दोनों स्टेज होते हैं उसको पहले को शहीक उर्दू में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इंस्पायरेशन। देखिए यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन आप तब भी जान जी मैं आपको बता रही हूँ कि उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, और दूसरी जो स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं, उर्दू में ज़फ़ीर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं एक्सपायरेशन। दूसरे मरहले को एक्सपायरेशन कहते हैं। अम्ल शहीक में बज़रिए सांस हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है। जो अम्ल शहीक होता है यानी कि जो इंस्पायरेटरी अमल होता है उसमें बज़रिए सांस, जब हम सांस लेते हैं तो उसके ज़रिए से जो सांस होती है वो हवा कहाँ दाखिल होती है, फेफड़ों के अंदर दाखिल होती है, जबकि हवा के फेफड़ों से बाहर आने का अमल यानी अंदर दाखिल होने को इंस्पायरेटरी फंक्शन कहते हैं, और जब हवा फेफड़े से बाहर आती है उस अमल को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी फंक्शन यानी ज़फ़ीर कहलाता है। मरकज़ तनफ़ुस नुख़ाए मुस्ततील मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। मरकज़ तनफ़ुस यानी जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो नुख़ाए मुस्ततील, जिसको इंग्लिश में मेडुला ऑब्लिंगेटा कहते हैं, उसमें होता है। ये भी सीने में पाया जाता है। अब इसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है तो मेडुला ऑब्लिंगेटा या तो आप जाइए डिक्शनरी में देखिए टेबल की, या तो फिर आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, उस पर तो गूगल पे भी बहुत अच्छा देगा और डिक्शनरी में भी आपको बहुत अच्छा देगा, प्रोनाउंसिएशन के साथ आपको देगा, तो आप दोनों जगह से देख सकते हैं कि मरकज़ी तनफ़ुस जो होता है वो मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है, यानी रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। अगर इसको कोई चोट या सदमा वगैरह पहुँच जाए तो अम्ल तनफ़ुस बंद हो जाता है, यानी जो मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है इस पर किसी तरह की चोट पहुँच जाए या किसी तरह का सदमा पहुँच जाए, यानी किसी तरह का ट्रॉमा पहुँच जाए, किसी तरह का शॉक लग जाए, तो क्या होता है, अम्ल तनफ़ुस जो होता है यानी कि जो रेस्पिरेटरी फंक्शन होता है वो बंद हो जाता है। दौरान खून में कार्बन डाइऑक्साइड का रुकना मरकज़ तनफ़ुस को मुतहर्रिक कर देता है। दौरान खून, जब खून का दौरा होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रुक जाती है तो ये क्या करता है, मरकज़ तनफ़ुस यानी रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसको हरकत में मुतहर्रिक कर देना का मतलब क्या है, तो उसको स्टिमुलेट कर देना। स्टिमुलेट इसको इंग्लिश में कहेंगे मुतहर्रिक को, यानी मुतहर्रिक कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसकी वजह से सांस गहरा और तेज़ हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, सांस बहुत गहरी गहरी और तेज़ तेज़ आने लगती है। इसमें क्या कहा है कि दौरान खून में कार्बन डाइऑक्साइड का रुकना मरकज़ तनफ़ुस को मुतहर्रिक कर देता है, जिसकी वजह से सांस गहरी और तेज़ हो जाती है, और सांस की तेज़ होने की वजह से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मिक़दार होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना। अब चलिए, अब जो आगे की चीज़ है, अच्छा इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ सांस की तेज़ हो जाने की वजह से खून में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम हो जाती है। इसके लिए सबसे जो हम एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉक लेते हैं सुबह में, तो क्या होती है, सांस तेज़ तेज़ चलने लगती है, तो खून का दौरा जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम हो जाती है और ऑक्सीजन तेज़ी के साथ बहने लगती है। तो ये हमारी हेल्थ के लिए क्या है, बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है। अब इसमें दिया है नेक्स्ट है शहीक, इंस्पायरेशन। देखिए सांस अंदर लेने के लिए, अब देखिए हम इसमें बहुत शॉर्ट में समझाया था ऊपर फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन में, जो शुरू में समझाया है वो शॉर्ट में, अब इसको डिटेल में बताएगा कि इंस्पायरेशन किसे कहते हैं, बहुत डिटेल में इसको बताया गया है। ठीक है। और बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल तो है, लेकिन जो ख़ास चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज़ बताया है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल देखना है तो आप फिर इसके लिए आपको एनाटॉमी की बुक, जो मेरे पास तो BD चौरसिया की है, अगर किसी के पास BD अग्रवाल की तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसको जो बुक सही लगे वो वहाँ से पढ़ ले, जिसको जिसकी लैंग्वेज इजी लगे। ठीक है ना। तो आप उधर से पढ़ेंगे तो आपको उधर और डिटेल में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पर ज़्यादा रखी गई है, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर तो है नहीं, ये बिल्कुल लास्ट ईयर की बुक है। ठीक है ना। तो शहीक जो होता है इंस्पायरेशन,
क्या होता है, सांस अंदर लेने के लिए सीने की जानिबी दीवारों और उसके फर्श की एक हरकत वाक़ई होती है। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो जो सीना होता है हमारा, यानी जो चेस्ट होता है, उसकी जो साइड की दीवार है, जानिबी दीवार है, जो उसकी साइड वाली दीवार होती है, और उसका फर्श जो होता है, सीना का साइड वाली दीवार और उसका जो फर्श होता है, उसमें एक तरह की हरकत होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सदर जो होता है वो फैल जाता है। इसके अंदर की गुंजाइश ज़्यादा हो जाती है, यानी इतना ज़्यादा फैल जाता है, उसके अंदर क्या होती है, हवा भरने की जो गुंजाइश होती है वो ज़्यादा हो जाती है। गुंजाइश की इस ज़्यादती से फेफड़ों के अंदर दबाव में कमी होती है। जब ये गुंजाइश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फेफड़ों के अंदर जो दबाव होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और फेफड़ों में एक मुनफी दबाव, नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से हवा फेफड़ों के अंदर जो होती है वो दाखिल हो जाती है और सदर के अंदर बाहर के दबाव को बराबर कर देती है। और क्या होता है, सदर के अंदर व बाहर के दबाव को क्या करती है, बराबर कर देती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि जब गुंजाइश ज़्यादा होती है फैलने की तो फेफड़ों के अंदर दबाव में कमी हो जाती है और फेफड़ों में एक नेगेटिव प्रेशर बन जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हवा फेफड़ों के अंदर दाखिल हो जाती है। नेगेटिव प्रेशर बनने की वजह से हवा जो होती है वो फेफड़े के अंदर दाखिल हो जाती है और सदर के अंदर व बाहर के दबाव को क्या कर देती है, बराबर कर देती है। इस अमल में हिजाब हाजिज और सीना के अज़लात बेनुल अज़ला, इंटरकॉस्टल मसल्स और पसलियाँ मददगार साबित होती है। इस अमल में क्या होता है, हिजाब हाजिज का मतलब होता है डायफ्राम, यानी ये हिजाब हाजिज वो हिजाब होता है, वो पर्दा होता है डायफ्राम, जो एब्डोमेन को और चेस्ट को अलग करने का, डिवाइड करने का काम करती है। यानी इस अमल में हिजाब हाजिज यानी डायफ्राम और सीना यानी चेस्ट के जो मसल्स होते हैं, अज़लात होते हैं, जो उसके मसल्स होते हैं, अज़लाती बीनुल अज़ला यानी इंटरकॉस्टल जो मसल्स होती हैं, इंटरकॉस्टल मसल जो होती हैं और पसलियाँ जो होती हैं यानी रिब्स जो होती हैं वो मददगार साबित होती है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ती हूँ मैं। अम्ल शहीक के दौरान सीने के फैलने में मुख्तलिफ उम्र में मुख्तलिफ खसूसियात पाई जाती है। जब हम इंस्पायरेशन इंसान लेता है अंदर यानी सांस लेता है तो उसमें जो सीना फैलता है तो उसमें उम्र की क़ैद लगा दी गई है, यानी हर उम्र में मुख्तलिफ इसकी खसूसियात पाई जाएंगी। जैसे नौउम्र बच्चों में ये अम्ल बलखसूस हिजाब हाजिज डायफ्राम के ज़रिए अंजाम पाता है, यानी कोई नौउम्र बच्चा है तो उसमें डायफ्राम के ज़रिए ये अमल जो होता है वो अंजाम पाता है, यानी डायफ्राम ही क्या करती है, सीने को फैलने में मदद करती है। और में पेट की दीवारों एब्डोमिनल वॉल की हरकत दूसरे किसी हिस्से की हरकत की बनिस्बत ज़्यादा नुमायाँ होती है। और बच्चों में क्या होता है, जो एब्डोमिनल वॉल होती हैं उनकी हरकत जो होती है और दूसरी जो ज़्यादा हरकत होती है और दूसरे पार्ट में जैसे चेस्ट में भी हरकत होती है तो उससे ज़्यादा किस में हरकत होगी, एब्डोमिन की वॉल में होगी हरकत। चुनांचे इसको पेट को तर्ज का सांस एब्डोमिनल टाइप कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एब्डोमिनल टाइप, यानी क्या है कि बच्चा सांस ले रहा है तो एब्डोमिन आप देखे होंगे, गौर व फिक्र करे होंगे, छोटा बच्चा है तो उसका पेट ज़्यादा जल्दी हिलता है ना सीने के मुकाबले में। तो जो होता है जब सांस लेता है बच्चा तो एब्डोमिनल टाइप कहते हैं, क्योंकि पेट की जो दीवार होती है वो ज़्यादा हरकत करती है। मर्दों में भी कमोबेश इसी तरह का शहीक होता है और जो मर्द होते हैं यानी जो मर्द हजरात होते हैं जो मेल होते हैं उनमें भी इसी तर्ज का शहीक होता है, यानी उनमें भी एब्डोमिनल टाइप का ही रिस्पायरेशन पाया जाता है। जबकि औरतों में दौरान शहीक सदर की दीवार चेस्ट वॉल की हरकत दीगर हिस्सों की हरकत से ज़्यादा नुमायाँ होती है, यानी औरतों में पेट कम हरकत करेगा, पेट की जो दीवार होती है वो कम हरकत करती है, चेस्ट वॉल यानी जो सदर यानी सीना की जो दीवार होती है वो ज़्यादा हरकत करती है दीगर हिस्सों की हरकत से ज़्यादा। ऐसा नहीं होता है कि पेट की जो वॉल होती है उसमें हरकत नहीं, तो उसमें भी होती है लेकिन उसमें कम होती है, चेस्ट वॉल में ज़्यादा होती है, ठीक है ना। चुनांचे इसे सदर की तर्ज का सांस या थोरैसिक टाइप कहते हैं।